हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद वंदना। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को बायोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे से क्लियर हो जाएं। और जब आपको साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जब आप समझ के पढ़ेंगे तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसे आप मेमोराइज नहीं कर सकते, इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपके सारे डाउट्स को कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। तो आज जो हम आपको बताएंगे दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स। इसका हमारा पहला टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स क्या है? बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है which deals with the mechanism of heredity and causes of variation। आप देख रहे हैं कि कितने वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, कितने वैरायटी के ह्यूमन बींग्स हैं। हम सब ह्यूमन बींग हैं, बट हमारे यहाँ सबके अंदर वेरिएशन है। तो क्या कारण है इस वेरिएशन का, वो हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ओके, और जो हम जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें कैसे पास ऑन हो रही हैं, कैसे हम अपने पेरेंट्स की कॉपी हो जाते हैं, कैसे हमारे अंदर पेरेंट्स के गुण आ जा रहे हैं, या जनरेशन टू जनरेशन हम पास ऑन कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम इस जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, बट जो टर्म है जेनेटिक्स ये मेंडल ने नहीं दिया था, ये टर्म किसने दिया था? बैटसन ने दिया था 1906 में। ओके, जेनेटिक्स का जो टर्म जो यूज किया गया है टर्म एक्चुअल में ग्रीक वर्ड है जिसका जिसका मतलब होता है टू ग्रो। जेनेटिक्स जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है टू ग्रो, टू डेवलप, टू जनरेट। ओके, और ये टर्म किसने दिया था? बैटसन ने 1906 में। ओके, तो अब हम थोड़ा सा मेंडल की हिस्ट्री के बारे में जान लें। मेंडल एक्चुअल में क्या थे? मैथमेटिशियन थे। उनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 22 जुलाई 1884 में। ओके, मेंडल का जो बर्थ हुआ था कब हुआ था? 22 जुलाई 1884। ओके, और इनका जिनकी डेथ हुई थी वो हुई थी जो है 1884 22 में इनका जन्म हुआ था, 22 जुलाई 1822 एंड ही इज डाइड इन 1884। ओके, लेकिन ये अपने लाइफ टाइम में इन्होंने 6 ईयर काम किया था अंदर ट्री प्लांट। ओके, 6 ईयर इन्होंने काम किया था ट्री प्लांट पे। और वो एक्चुअली में मेंडल क्या थे? मैथमेटिशियन थे, बट अब वो एक जो है चर्च में पादरी का काम करते थे। और वहाँ पर उसी गार्डन में उन्होंने 6 साल तक ट्री प्लांट पर काम किया था। और उन्होंने जो 3 लॉ दिए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वो उन्होंने दिया था। बट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मेंडल्स वर्क इज नॉट एप्रिसिएटेड। ओके, मेंडल के काम को एप्रिसिएशन उनके लाइफ टाइम में नहीं मिला था। वो मिला कब था? 20th सेंचुरी में जो 3 साइंटिस्ट, दैट इज वन इज द हिंगर डिब्रिज, सेकेंड वन इज द कार्ल कर्नस एंड थर्ड वन इज द ट्रेजर मार्क। इन तीनों ने इनके काम को रिपब्लिश किया जब 20th सेंचुरी में, तब इनके काम को एप्रिसिएशन मिला। तो बच्चों आपको क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, व्हाई मेंडल्स वर्क इज नॉट एप्रिसिएटेड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो इसका पहला रीजन जो रीजन है, मेंडल क्या थे? मैथमेटिशियन थे और बायोलॉजिस्ट ने उनके काम को एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, पहला जो रीजन था कि मेंडल्स क्या थे? मैथमेटिशियन थे और बायोलॉजिस्ट उनके काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। दूसरा रीजन था कि हिज वर्क इज नॉट पब्लिश्ड, इट वर्क इज not published in proper journal। पहला रीजन था कि उनका काम जो है प्रॉपर जर्नल में पब्लिश नहीं हुआ था।
और दूसरा रीजन था कि वो एक मैथमेटिशियन थे। मेंडल वाज क्या थे? मैथमेटिशियन थे। तीसरा रीजन क्या था कि जो है मेंडल ने जो टर्म यूज किया था फैक्टर। ओके, मेंडल ने एक टर्म यूज किया था फैक्टर हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन हो रहे हैं, एंड दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी। नाउ वी नो द फैक्टर इज जीन, बट उस समय लोग जीन के बारे में नहीं जानते थे, डीएनए के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए जो मेंडल ने इसको क्या कर दिया था? फैक्टर। ये 3 कारण थे कि मेंडल के लाइफ टाइम में इनके काम को एप्रिशिएशन नहीं मिला। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च बढ़ी, मेंडल के काम को जब भी पब्लिश किया गया, तब जो है इनके काम को एप्रिशिएशन मिला। लेकिन एप्रिशिएशन क्यों मिला? इसके भी 3 रीजन थे। मेंडल का काम जो है, जो मेंडल के काम को सक्सेस मिली, रीजंस फॉर द मेंडल सक्सेस। तो पहला जो रीजन है, इन्होंने जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे, ठीक है, ही टेक 7 है, उन्होंने जो स्टडी की थी 7 कैरेक्टर्स पर स्टडी किया था, और ये सारे जो क्या थे? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। क्या थे ये? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ओके, कॉन्ट्रास्टिंग इन द सेंस लंबा है, उसका कंपेयर किससे हुआ? छोटे से। रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर, ठीक है, साइज, शेप, कलर, ये सब क्या थे? बिल्कुल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। जो उसके 7 कैरेक्टर थे, दे आर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। दूसरा उन्होंने क्या किया था? टेक ह्यूज सैंपल, ह्यूज सैंपल साइज। क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक स्टैटिकल डाटा कैलकुलेट किया था। स्टैटिकल डाटा के लिए उन्होंने सैंपल साइज लिया था, ह्यूज सैंपल लिया था, जिससे उनके डाटा में एक्यूरेसी थी, उनके जो रिजल्ट था उसमें एक्यूरेसी थी। ओके, तीसरा उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने डाटा को बहुत अच्छे से एनालाइज किया था। दिस इज स्टैटिकल डाटा एंड एनालाइज प्रॉपरली, analyze properly that data. Okay, और उसका एक लास्ट जो रीजन है, that is very important reason, मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए थे, ये मेंडल का लक है या जो भी कह लें, these all 7 characters are controlled by a single gene. Okay, यानी each character के लिए, हर एक कैरेक्टर के लिए एक एक जीन रिस्पॉन्स करते हैं। अब हमें पता है लिंकेज भी होता है, हमें पता है इसका एपिस्टेटिस जैसा टर्म भी पता है, लेकिन ये मेंडल का लक ही कहा जाएगा कि उन्होंने जो 7 कैरेक्टर लिया था, ये सारे कैरेक्टर्स एक एक जीन से कंट्रोल हो रहे थे, एंड दो वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, ना तो लिंकेज उसमें था, ना तो उसमें एपिस्टेटिस थी। ओके, तो लास्ट उनका जो मेन रीजन था सक्सेस का कि ऑल द कैरेक्टर्स regulated by separate genes, separate and single gene, and these genes do not represent any type of linkage. Okay, linkage is not represented by the ये रीजन था जो कि मेंडल के वर्क को सक्सेस मिली बाद में। पहला रीजन क्या था? उन्होंने जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे वो बिल्कुल कंट्रास्टिंग थे, मतलब स्टार है तो ड्वार्फस के कंट्रास्ट में, रेड फ्लावर है तो वाइट फ्लावर है, इस तरह से उन्होंने जो कैरेक्टर लिए थे वो सब कंट्रास्टिंग थे। उन्होंने सैंपल साइज बहुत ज़्यादा लिया था। तो और एक रीजन क्या था, उनका जो डाटा था वो क्या था, बिल्कुल स्टैटिकल डाटा था, उसको उन्होंने अच्छे से एनालाइज किया था। और लास्ट रीजन था जो कि मेंडल भी नहीं जानते थे कि जो भी उन्होंने कैरेक्टर लिया था वो अलग अलग जीन से कंट्रोल हो रहा था,
और उन जीन में सिर्फ 2 ही एलील थे, वन इज द डोमिनेंट एलील एंड वन इज द रिसेसिव एलील। ठीक है, अभी हमें पता है मल्टी एलीलिक कैरेक्टर भी पता है, हमें जो है एपिस्टेटिस भी पता है, हमें लिंकेज भी पता है, बट उस जो उन्होंने कैरेक्टर लिया था इसमें ये सारी चीज़ें नहीं से ली थी। हर एक जीन के 2 एलील थे, वन इज द डोमिनेंट एंड वन इज द रिसेसिव। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है आपकी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स के अंदर, दैट इज व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट। सबको पता है मेंडल ने किस पे काम किया था, पी प्लांट पे काम किया था। तो मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज किया था और कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स उन्होंने चूज किए थे। तो व्हाट इज द रीजन फॉर चूजिंग पी प्लांट। आप लोगों को सबको पता होगा पी प्लांट का बॉटनिकल नेम है पाइजम सटाइवा। ओके, तो रीजन क्या था उन्होंने पी प्लांट को चूज किया था। तो पहला रीजन जो है शॉर्ट लाइफ स्पैन। पहला जो रीजन है दैट इज शॉर्ट लाइफ स्पैन। इट मीन्स ये जो प्लांट है पी प्लांट, ये 3 to 4 वीक्स में अपनी पूरी लाइफ को जो है खत्म कर देता है। 3-4 महीने में इसमें जो है ये प्लांट ग्रो होगा, मैच्योर होगा, सीड फॉर्मेशन होगा एंड दे बिकम डाई। ओके, दूसरा रीजन क्या था, गिव ह्यूज नंबर ऑफ स्टेम्स। ठीक है, यानी आप जो है एक प्लांट बोएंगे तो आपको बहुत सारे जो है इसके प्रोजेनी मिल जाएगी। ओके, दूसरा रीजन क्या था, दे गिव लार्ज नंबर ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ जो है ऑफ स्टेम। तीसरा रीजन क्या था उन्होंने लिया, ये जो प्लांट है दैट इज सेल्फ पॉलिनेटेड। सेल्फ पॉलिनेटेड के अलावा इसमें और भी क्या हो सकता है, एंड इट आल्सो बी क्रॉस पॉलिनेटेड। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी आराम से कर सकते हैं बाय द इमेस्कुलेशन प्रोसेस। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी आराम से कर सकते हैं, बट एक्चुअल में प्लांट क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, बट इसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन भी आराम से कर सकते हैं। इस वजह से मेंडल ने इस प्लांट को चूज किया था। ओके, और एक और रीजन है, सीड नॉट थ्रो एनी टाइप ऑफ डॉर्मेंसी के लिए। ओके, सीड डॉर्मेंसी, सीड नॉट सो डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में जब आएगा टॉपिक में बताया जाएगा। तो प्लांट्स में क्या होता है, सीड में डॉर्मेंसी नहीं होता। डॉर्मेंसी में जैसे ही सीड मैच्योर हुआ वो तुरंत अगर आपको प्रॉपर कंडीशन दे दीजिए तो जर्मिनेट हो जाएगा। तो ये सारे रीजन थे जो कि मेंडल ने ये प्लांट चूज किया। पहला रीजन क्या था, शॉर्ट लाइफ इसका स्पैन था, 3-4 वीक में आपको अपना रिजल्ट पता चल जाएगा। उसका उसका सैंपल भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल मिल जाएगा क्योंकि इसकी प्रोजेनी ज़्यादा होती थी। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होता था और क्रॉस पॉलिनेशन भी आराम से करा सकते थे क्योंकि फ्लावर का साइज बड़ा था और इसमें सीड में कोई टर्मेंसी नहीं, टर्मेंसी पीरियड नहीं होता है, इसलिए आपका जो है इस प्लांट को मेंडल ने चूज किया था। अब हम जो बात करेंगे कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स हैं, उसके लिए जो मेंडल ने जो है सिंबल यूज किया था, ये आपको एज इट इज मेमोराइज करना है क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। तो कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स हैं वो आप लोग जान लीजिए। तो ये आपको 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट में लिखेंगे कैरेक्टर, सेकेंड में लिखेंगे उसका डोमिनेंट, और सेकेंड में लिखेंगे इसमें लिखेंगे रिसेसिव। ओके, तो आप लोगों को पता होगा या फिर मैं आगे बताऊंगी कि जो है मेंडल ने जो है डोमिनेंट के लिए
सिंबल यूज किया था और रिसेसिव के लिए लोअर क्लास लेटर का सिंबल यूज किया था। तो पहला जो मैंने लिया था कैरेक्टर दैट इज साइज ऑफ प्लांट या साइज ऑफ स्टेम। ओके, इसमें क्या लिया था टॉल, टॉल के लिए जो सिंबल लिया था दैट इज टी और उसका जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था दैट इज डॉर्फ। डॉर्फ के लिए मैंने क्या लिया था सिंबल स्मॉल टी। ओके, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है दैट इज कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर। इसका मैंने दो कलर था, रेड कलर फ्लावर, रेड और पर्पल। इसके लिए जो मैंने सिंबल लिया था दैट इज कैपिटल आर फॉर द डोमिनेंट एंड स्मॉल आर फॉर द रिसेसिव कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दैट इज स्मॉल आर। ओके, थर्ड कैरेक्टर है इनका दैट इज पॉट शेप। फोर्थ कैरेक्टर था जो है पॉट कलर। फिफ्थ कैरेक्टर था पोजीशन ऑफ फ्लावर ऑन द स्टेम और पॉट। ओके, पोजीशन ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट कैरेक्टर था आपका सीड शेप एंड लास्ट जो कैरेक्टर था दैट इज सीड कलर। ये आपको एज इट इज लर्न करना है क्योंकि मेंडल ने अपने जो है एक्सपेरिमेंट के लिए ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था। ओके, पहला क्या था साइज ऑफ स्टेम, इसमें आपका डोमिनेंट कैरेक्टर था या डोमिनेंट कैरेक्टर था टॉल और रिसेसिव कैरेक्टर था डॉग। ओके, दूसरा लिया था फ्लावर कलर, रेड या पर्पल दैट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव दैट इज वाइट। पॉट शेप, पॉट शेप में क्या था आपका इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड। ओके, इन्फ्लेटेड के लिए मैंने क्या लिया था कैपिटल आई, इसके लिए स्मॉल आई। पॉट कलर दैट इज ग्रीन, ग्रीन फॉर डोमिनेंट और येलो फॉर रिसेसिव। नेक्स्ट आपका था पोजीशन ऑफ फ्लावर दैट इज एक्सियल पोजीशन एंड टर्मिनल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन इज द डोमिनेंट कैरेक्टर दैट इज सिंबल A एंड टर्मिनल पोजीशन दैट इज स्मॉल a। नाउ सीड शेप क्या है राउंड एंड इसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था रिंकल। ओके, राउंड एंड रिंकल। नेक्स्ट आपका सीड कलर, तो येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव। ओके, इसके लिए उन्होंने क्या लिखा कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और इसके लिए जो है राउंड एंड स्मॉल आर। ओके, these are the 7 characters which are taken by the Mendel for his experiment. Okay, अब इसमें आपको कई सारे टर्म्स देख रहे हैं, अभी और कई सारे टर्म्स आएंगे जब आपको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से पढ़ाएंगे। जो है क्या है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, एलियस है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, फिलियल। दीज आर डिफरेंट टर्म्स जो कि हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।